Hey guys, this is Rahul and I welcome you to this channel of mysurgery.com. Guys, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड को कैसे पॉज किया जाता है। अगर आप चाहें तो आप एक मेथड को यूज करके एक थ्रेड के एग्जीक्यूशन को कुछ सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं और इस मेथड का नाम है स्लीप मेथड। ये स्लीप मेथड आर्ग्यूमेंट में आपसे कुछ मिली सेकेंड्स लेता है और आप जितने भी मिली सेकेंड्स इसे पास करते हैं, जो भी थ्रेड इस स्लीप मेथड को कॉल करती है वो उतने मिली सेकेंड्स के लिए अपने एग्जीक्यूशन को पॉज कर देती है। ये स्लीप मेथड थ्रेड क्लास के अंदर ही अवेलेबल है और ये स्टैटिक टाइप का मेथड है, इसलिए जब भी हम इसे कॉल करेंगे हमें किसी थ्रेड ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम क्लास नेम थ्रेड डॉट स्लीप कहकर ही इसे कॉल कर सकते हैं। सो गाइस, इसी मेथड की वर्किंग को और डीप में डिस्कस करते हैं विद सम एग्जांपल्स। सो आ जाइए कोडिंग स्क्रीन पर। सो गाइस, ये है हमारा एक बहुत ही बेसिक कोड जो हम पिछले कुछ लेक्चर्स से बनाते हुए आ रहे हैं। चलिए अब इस कोड को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ ताकि हम थ्रेड डॉट स्लीप की वर्किंग को ढंग से समझ सकें। इसके लिए मैं यहाँ पर एक फॉर लूप और लिख रहा हूँ। मैंने कहा इंटीजर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, और इस लूप के अंदर भी मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। सो स्लीप मेथड की प्रोटोटाइप में हमने देखा कि स्लीप मेथड है स्टैटिक मेथड, तो इसे कॉल करने के लिए मैं यूज करूंगा थ्रेड क्लास के नाम को। तो मैं यहाँ लिखूंगा थ्रेड डॉट स्लीप, जो आर्ग्यूमेंट में आपसे लेगा मिली सेकेंड्स, जितनी देर के लिए आप थ्रेड को करना चाहते हैं पॉज। सो एक सेकेंड में होते हैं 1000 मिली सेकेंड्स, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 250, मतलब एक सेकेंड के क्वार्टर पार्ट के लिए ये थ्रेड डॉट स्लीप मेरी करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड को पॉज स्टेट में डाल देगा। अब ऐसे ही ये थ्रेड डॉट स्लीप मैं लिख देता हूं इस फॉर लूप के अंदर, और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों स्लीप का किन थ्रेड्स पर हो रहा है इफेक्ट। अब क्योंकि ये स्लीप चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो करता है, सो मुझे इस कॉल को लिखना होगा विद इन द ट्राई कैच ब्लॉक। तो मैंने यहां लिख दिया ट्राई, और इस ट्राई ब्लॉक के बाद मैंने दे दिया कैच, और इस कैच में मैंने रिसीव किया इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और यहाँ दे दीजिए रेफरेंस। यहाँ पर मैं एक सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में बस इस ई को कर देता हूँ प्रिंट। ओके, सेम यही कोडिंग मुझे रिपीट करनी है इस थ्रेड डॉट स्लीप के लिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्राई, और इस ट्राई के बाद यहाँ लगा दीजिए एक कैच, और यहाँ पर भी लिख लीजिए इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर भी एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जिसके अंदर आपने दे दिया ई। सो ये कोड मेरा बन के तैयार है। इसे एक बार मेरे साथ कर लीजिए ड्राई रन। इसमें कुछ और मैनिपुलेशन हम परफॉर्म करेंगे, फिर इसे एक बार फाइनली एग्जीक्यूट करेंगे। सो इसे मेरे साथ करिए ड्राई रन। TH1 के थ्रेड पूल में जाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दो चॉइसेस हैं। या तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसी मेन थ्रेड के साथ कंटिन्यू करे जो अभी सीपीयू पर है, या फिर इस मेन को सीपीयू पर से हटा दे और TH1 को सीपीयू पर शेड्यूल कर ले। अगर TH1 सीपीयू पर शेड्यूल होती है तो ये वाला फॉर लूप एनकाउंटर होगा जो इस रन मेथड के अंदर लिखा हुआ है, और अगर ये मेन थ्रेड ही अपना एग्जीक्यूशन आगे बढ़ाती है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेन को सस्पेंड नहीं करता, प्रीएम्प्ट नहीं करता, तो मेन थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगी और इस लाइन के बाद आ जाएगी इस पर्टिकुलर लूप में। तो चाहे मेन थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करे या TH1 इस सीपीयू पर शेड्यूल हो जाए, तो मुझे आउटपुट में 1 तो जरूर दिखेगा, जो या तो इस लूप से प्रिंट होगा या फिर इस लूप से प्रिंट होगा। पर अब मैं ये कैसे समझूंगा कि जो 1 मुझे आउटपुट में दिखाई दे रहा है वो इस लूप का 1 है या वो इस लूप का 1 है? इसी के लिए हम थ्रेड क्लास के एक और स्टैटिक मेथड को यूज करेंगे जिसका नाम है करंट थ्रेड। तो एक बार इस मेथड की प्रोटोटाइप देख लें। सो करंट थ्रेड मेथड की प्रोटोटाइप है ये पब्लिक मेथड है थ्रेड क्लास का, स्टैटिक है नेचर में। इसका मतलब इसे भी कॉल करने के लिए हमें थ्रेड ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसकी रिटर्न टाइप है थ्रेड, मतलब जो भी थ्रेड इस करंट थ्रेड मेथड को कॉल करेगी, करंट थ्रेड मेथड उस करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड का ऑब्जेक्ट मुझे कर देगा रिटर्न। चलिए अब इस TH1 डॉट स्टार्ट के नीचे मैं लिखता हूं थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। अब ये मेथड क्योंकि मुझे थ्रेड ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इसलिए मैं यहां पर इसे रिसीव कर लेता हूं एक थ्रेड रेफरेंस में, जो मैंने कह दिया थ्रेड TH।
सो इस th रेफरेंस के अंदर उस थ्रेड का ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो ये करंट थ्रेड मुझे रिटर्न करेगा। पर ये करंट थ्रेड मुझे किस थ्रेड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो ज़रा समझिए बात को। ये मेन मेथड, ये अगली लाइन, उसके बाद ये th1 डॉट स्टार्ट और फिर ये वाली लाइन, इसे कौन सी थ्रेड एग्जीक्यूट करवाएगी, तो इन लाइनों को चलाएगी मेन थ्रेड। तो क्योंकि थ्रेड डॉट करंट थ्रेड इस लाइन को मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करवाएगी, इसलिए करंट थ्रेड मुझे रिटर्न करेगा मेन थ्रेड का ऑब्जेक्ट। और हर थ्रेड ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड होता है हुज नेम इज गेट नेम, जिसके थ्रू मैं ये पता कर सकता हूं कि उस थ्रेड का नाम क्या है। तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट तो आ गया। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट के साथ एक मेथड यूज कर लूं विच इज गेट नेम, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर थ्रेड ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। तो गेट नेम मेथड मुझे रिटर्न करेगा इस थ्रेड का नाम इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, इसलिए मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाकर इसे कर लेता हूं रिसीव। सो मैंने कहा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू th डॉट गेट नेम। अब ये जो नेम मुझे यहां पर मिला है, इस नेम को मैं कंकैटिनेट कर देता हूं इस i के साथ। तो मैं कहता हूं i प्लस एक दे दीजिए स्पेस और फिर कंकैटिनेट कर दीजिए नेम। सो इस वैल्यू 1 के साथ यहां पर थ्रेड का नाम भी हो जाएगा प्रिंट। यही सेम एक्टिविटी मैं ऊपर भी परफॉर्म कर लेता हूं। तो मैंने रन में लिखा थ्रेड th इज इक्वल्स टू थ्रेड डॉट करंट थ्रेड और इसका ऑब्टेन कर लीजिए नाम। तो मैंने कहा स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू th डॉट गेट नेम और ये नेम अपेंड कर दीजिए इस i के साथ। तो मैंने कहा प्लस एक स्पेस और फिर मैंने कह दिया नेम। चलिए अब आउटपुट एक ही स्क्रीन पर दिख जाए, इसलिए मैं इस 10 को 5 कर रहा हूं ताकि जो आउटपुट है मैं एक ही बार में पूरा देख सकूं। चलिए तो ये कोड हो गया है मेरा कंप्लीट। अब इसे हम करके देख लेते हैं एक बार एग्जीक्यूट, और इसके आउटपुट को देखने के बाद हम कुछ फैक्ट्स को करेंगे एनालाइज। सो मैं इसे कर रहा हूं एग्जीक्यूट। तो अगर आपने इस आउटपुट को क्लोजली ऑब्जर्व किया हो तो आपने देखा होगा ये एक फ्लो में प्रिंट नहीं हुआ, बल्कि ये कुछ पॉज ले लेकर प्रिंट हुआ, और ये पॉज इफेक्ट आया था हमारे उसी स्लीप मेथड के कारण। चलिए तो अब इस आउटपुट को हम कर लेते हैं हमारे कोड के ऊपर ट्रेस। एक लूप है हमारे मेन मेथड में और एक लूप है हमारे रन मेथड में। अब इनिशियली हमारी मेन थ्रेड सीपीयू पर थी और अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रही थी। मेन थ्रेड ने जैसे ही कहा th1 डॉट स्टार्ट, तो ये th1 थ्रेड भी आ गई थ्रेड पूल के अंदर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चॉइस है, वो चाहे तो इसी मेन थ्रेड के साथ एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू कर सकता है या इस मेन थ्रेड को सस्पेंड करके इस th1 थ्रेड को सीपीयू अलॉट कर सकता है। सो अगर हम इस आउटपुट को देखें तो यहाँ क्लियरली विजिबल हो रहा है कि इस मेन के लूप से पहले इस रन का लूप हुआ है एग्जीक्यूट। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेन को सीपीयू पर से हटा दिया और थ्रेड 1 को सीपीयू अलॉट कर दिया, इसलिए आउटपुट में प्रिंट हो रहा है 1 विद थ्रेड 0। अब इस प्रिंट के चलते ही ये स्लीप मेथड एनकाउंटर हुआ और स्लीप मेथड के एनकाउंटर होते ही th1 थ्रेड 250 मिली सेकेंड्स के लिए पॉज हो गई। th1 थ्रेड के पॉज होते ही सीपीयू हो गया आइडल, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने th1 को सीपीयू पर से हटाया और इस मेन थ्रेड को वापस अलॉट कर दिया आपका सीपीयू, इसलिए प्रिंट हुआ है यहाँ पर मेन। अब मेन थ्रेड ने अपना एग्जीक्यूशन शुरू किया और लूप को एनकाउंटर करते हुए प्रिंट किया 1 विथ मेन। इसके बाद ये स्लीप मेथड एनकाउंटर हुआ और मेन थ्रेड भी हो गई 250 मिली सेकेंड्स के लिए पॉज। 250 मिली सेकेंड्स के लिए पॉज होते ही सीपीयू फिर हो गया आइडल और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस मेन थ्रेड को सीपीयू पर से हटाकर इस th1 को वापस अलॉट कर दिया सीपीयू। सो अगर आप आउटपुट को देखें तो ये कॉम्बिनेशन एक साथ चलता हुआ नजर आ रहा है यहां तक, बट इसके बाद 2 बार मेन प्रिंट हुआ है और उसके बाद फिर 2 बार थ्रेड 0 भी प्रिंट हुई है। तो ऊपर के आउटपुट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जब एक थ्रेड स्लीप में जाती है तो दूसरी चलती है और दूसरी स्लीप में जाती है तो पहली चलती है, पर नीचे इस तरीके का अल्टरनेट सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो समझते हैं कि नीचे इस तरीके का आउटपुट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। सो आप जानते ही हैं कि आप मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो अकेले आपके प्रोग्राम की ये 2 थ्रेड्स नहीं हैं जो सीपीयू के लिए compete कर रही है, बल्कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनकी कई थ्रेड्स सीपीयू के लिए compete कर रही है और ऑपरेटिंग सिस्टम उन अलग थ्रेड्स को भी सीपीयू कहीं ना कहीं अलॉट कर ही रहा है। सो मान लीजिए
X और Y ऐसे ही किसी और प्रोग्राम्स की थ्रेड है जो CPU के लिए कंपीट कर रही है। अब क्या हुआ होगा जब ये वाली लाइन हो गई होगी प्रिंट। ये लाइन जब प्रिंट हो रही होगी तो ये TH1 थ्रेड होगी CPU के ऊपर और ये I वैल्यू 3 को कर रही होगी प्रिंट। इस I वैल्यू 3 को प्रिंट करते ही ये थ्रेड TH1 चली जाएगी स्लीप में, क्योंकि इस प्रिंट के तुरंत बाद ही कॉल किया गया था थ्रेड डॉट स्लीप को। तो ये थ्रेड हो गई 250 मिली सेकेंड्स के लिए पॉज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसे हटा दिया CPU पर से और इस मेन थ्रेड को अलॉट कर दिया CPU। अब मेन थ्रेड के CPU पर आते ही इसने प्रिंट किया 3 मेन, मतलब I वैल्यू 3 को मेन थ्रेड ने प्रिंट किया होगा और इसे प्रिंट करते ही ये मेन थ्रेड भी आ गई होगी 250 मिली सेकेंड्स के पॉज में। तो CPU हो गया होगा आइडल और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस मेन थ्रेड को भी CPU से कर दिया होगा प्रीएम्प्ट। पर अगर हम आउटपुट की अगली लाइन को देखें तो यहां सरप्राइजिंगली हमें थ्रेड 0 मिलने की बजाय मिल रहा है मेन। तो मेन थ्रेड तो हमारी 250 मिली सेकेंड्स के लिए पॉज है, तो उसने ये प्रिंटिंग कैसे कर दी? तो जरा आंसर सुनिए। जब CPU आइडल हुआ होगा तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस TH1 को शेड्यूल करने की बजाय इस X या Y में से किसी थ्रेड को कर दिया होगा CPU पर शेड्यूल। और जब इस Y थ्रेड को CPU पर से प्रीएम्प्ट करने का टाइम आया होगा तब इस मेन थ्रेड ने अपना स्लीपिंग टाइम खत्म कर लिया होगा। इसलिए आपके CPU के आइडल होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम ने अगेन शिफ्ट कर दिया होगा इसी मेन थ्रेड को CPU पर और प्रिंट हो गया होगा 4 मेन। बिल्कुल ऐसी ही कुछ कहानी रिपीट हुई होगी इस 4 और 5 के साथ और फिर बाद में प्रिंट हुआ होगा मेन। सो गाइस, अगर आप इस आउटपुट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप फिर कंक्लूड कर सकते हैं कि थ्रेड का CPU पर शेड्यूल होना ये स्लीप मेथड भी हैंडल नहीं कर पाता है। स्लीप मेथड को प्रोग्राम में यूज करके भी हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि पहले ये थ्रेड CPU पर शेड्यूल होगी या TH1 होगी। चलिए, अब मैं जो आपसे बार बार कह रहा था कि थ्रेड 250 मिली सेकेंड्स के लिए पॉज हो गई है, इसे हम थ्रेड की भाषा में ऐसे नहीं कहते कि ये 250 मिली सेकेंड्स के लिए पॉज हो गई है। हम इसे ऐसे कहते हैं कि थ्रेड ने अपना स्टेट बदल लिया है और वो 250 मिली सेकेंड्स के लिए ब्लॉक्ड स्टेट में चली गई है। सो जब भी कोई थ्रेड स्लीप मेथड को एग्जीक्यूट करती है वो थ्रेड आ जाती है ब्लॉक्ड स्टेट में। तो अभी तक हमने 3 स्टेट समझ ली। पहला होता है बॉर्न स्टेट, जैसे ही थ्रेड बनती है वो होती है बॉर्न स्टेट में। दूसरा होता है रनेबल स्टेट, जैसे ही कोई थ्रेड स्टार्ट को कॉल करती है वो थ्रेड आ जाती है रनेबल स्टेट में। और तीसरा होता है ब्लॉक्ड स्टेट, जब भी कोई थ्रेड स्लीप मेथड को कॉल करती है वो आ जाती है ब्लॉक्ड स्टेट में। चलिए एक बार इस स्लीप मेथड के इफेक्ट को सिंगल थ्रेड के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। सिंगल थ्रेड के ऊपर इस स्लीप का इफेक्ट आप ज्यादा अच्छे से आउटपुट में ऑब्जर्व कर पाएंगे। मैं इन 2 लाइंस को कर देता हूं कमेंट। अब क्योंकि ये 2 लाइंस कमेंट हो गई हैं, इसका मतलब आपके इस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही थ्रेड है विच इज मेन थ्रेड, और इस स्लीप पीरियड को बढ़ाकर भी मैं कर देता हूं 500 मिली सेकेंड्स, ताकि आप आउटपुट को ऑब्जर्व कर पाएं कि जब एक थ्रेड स्लीप मेथड को एनकाउंटर करती है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सो आई एम एग्जीक्यूटिंग द कोड, प्लीज ऑब्जर्व द आउटपुट। सो आपने देखा ये 1 2 3 4 5 कुछ डिले के साथ प्रिंट हुए और वो डिले आया ड्यू टू दिस स्लीप मेथड। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही आगे के टॉपिक्स के लिए अगले वीडियोस को देखते रहें। अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। सो गाइस, कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।